how people are popping antibiotics just like a peppermint की गोली. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लाखों लोगों की डेथ होती है आज इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। वो जो काम था ना, ये जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना, रनिंग, Yes. चलना, ये पूरे मसल्स को स्टिमुलेट करता था। उस टाइम पे पीरियड्स हो जाते थे, पता ही नहीं चलता कि हाँ हो गया, ठीक है, रूटीन है, लाइफ का Agree. रूटीन है। Agree. दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे कि एक मेजर ग्रुप अभी भी वर्कआउट नहीं करता है। उनका अभी भी वो नजर आएंगे बस शाम को बाहर चाट खाते हाँ, हुए, बिल्कुल जंक खाते हुए, मोमोज की ठेले पे. 2020 कोविड के बाद में एक ड्रास्टिक चेंज आया फूड क्वालिटीज में, और फूड क्वालिटी बहुत खराब होती चली जा रही है। When I got to know about analog paneer, मतलब सीरियसली हम तो बाहर जाके सोचते थे कि सबसे अच्छा पनीर टिक्का है खाना. फेक पनीर, जो एनालॉग पनीर है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में। After 30, how many supplements we should start? कितना बॉडी वेट है? अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको रफली 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए। आप खा रहे हो सुबह से शाम तक ऐसा फूड जिसमें ऑयली है, जो आपकी बॉडी गट को हेल्थ खराब कर रहा है, इन्फ्लेम कर रहा है, एंड यू आर टेक पॉपिंग पिल्स कि ये ठीक हो जाएगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कुछ काम करने वाला नहीं है। अगर आपको मसल्स को अपनी एक्टिवेट करना है, आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ तो चलते हो, आप काम करते हो डेली रूटीन का, आप तब भी क्रिएटिन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट रियली हेल्प्स इन पीरियड टाइम्स। लड़के वर्कआउट दिन रात कर रहे हैं, उनकी मसल्स नहीं बन पा रही। लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा सप्लीमेंट ले लें हम तो पता नहीं कितने बल्कि हो जाएंगे। वो जो प्रोटीन शेक में जो प्लास्टिक यूज होती है वो रिसाइकल प्लास्टिक होती है, बहुत चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करते हैं, फ्री शेकर देते हैं, फ्री शेकर है ना। जब आप पेट भरने के लिए खाओगे तो आप हेल्थ के लिए फिर नहीं खा रहे हो। Hi everyone, if you are liking my videos, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel so that मैं आपके लिए और ज़्यादा podcast ला सकूँ और अच्छे doctors को ला सकूँ. So please don't forget to hit the subscribe button and also the bell icon so that you get all notifications of new videos and clips. And today podcast is with Dr. Pulkit, who will tell us everything about फिटनेस, दैट हम फिटनेस में क्या क्या चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं एंड व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस बट ऑल्सो फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ. what is the importance of gut health and our mental health, and gut health कैसे हमें overall fit रहने में भी help करता है. So let's understand everything from Dr. Pulkit. Hi Dr. Pulkit. Hello. Welcome. You are a dentist. How you get into nutrition, and you are a prosthodontist. It's such a great branch of dentistry. How you get into nutrition? Actually, it's been 12 years, 13 years. I'm working out regularly. Okay. Yes. तो जो मेरा इंटरेस्ट था खुद से अपने आप को फिट रखने का, वो मेरे फैमिली से चलता आ रहा है. माय फादर इज़ वेरी फिट. ही इज 72 years old now, and he is completely fit, not taking any medications, not having classes like me. So he is very fit. So it's from my parents कि fit रहना. So I started when I was in school. Then I got into college. जिम करना, वर्कआउट करना, बॉडी बनाना, वो हर एक लड़के का होता है, हर किसी के लड़के में होता है, वो इनबिल्ट होता है. बट आई टुक इट वेरी सीरियसली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे लगा लोगों को भी ज़रूरत है इस चीज़ को बताने की कि आपको कितना इम्पोर्टेंट है फिट रहना. देन आई दैट्स व्हाई आई दिस शिफ्ट कम्स अप. Yeah, perfect. And your latest video, I think ये मैं जो on antibiotics, I really want to show it to my each and every family member. And through this podcast also, I really want you to highlight that point, that how people are popping antibiotics just like a peppermint की गोली, and they are not thinking, and कोई भी problem है सबसे पहले जाके antibiotic लेते हैं, and how it affects the health. तो पहले ना एंटीबायोटिक्स की बात नहीं करते, पहले हमें ये लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कितनी और जगह पर है जो हम खुद से ले रहे हैं, जो अवॉइड भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्रॉप्स हैं, लेंटल्स हैं, खाना है हमारा, सब जगह पे एंटीबायोटिक्स यूज़ कर होती ही है. फिर उसके बाद में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको सबको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, राइट. तो वो खाने में एंटीबायोटिक्स तो आ ही रही है,
और वो सबसे बड़ा कारण है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। उसके बाद में अब जैसे वेदर चेंज होता है, सभी को कोल्ड कफ सर्दी जुकाम होगा, वो राइट, वायरल इन्फेक्शन है, लोग उसमें एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट एंटीबायोटिक्स कर देते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि आप स्टीम लो, थोड़ा गर्म पानी पियो, गार्गल्स करो, कोई नहीं करता। इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैरासीटामोल लेनी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना होता। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जितना भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कि सोर थ्रोट हो गया या लैरिंजाइटिस हो गया, कुछ भी हो जाता है, हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी उसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा खुद से, वो डॉक्टर के पास जाके पता चलेगा। मैंने खुद इतनी बार मेडिकल स्टोर पे खुद से देखा है कि मैं खड़ा होता हूँ और वहाँ पे आते हैं लोग कि मुझे ना आप मेडिसिन दे दो, गला ठीक है, दर्द है, गला दर्द क्या है, मेरे बेटे को, बच्चे को है, मतलब बच्चों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि आप बच्चे को कैसे एंटीबायोटिक्स दे सकते हो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अब उसमें दुकान वाले की भी गलती नहीं है कि अगर वो वहाँ से नहीं लेगा कहीं और से ले लेगा, राइट। तो आई डोंट ब्लेम मेडिकल स्टोर पीपल फॉर दिस कि आप क्यों देते हो, सिंपल दे आर रनिंग बिजनेस, तो वो उसमें नहीं कर सकते ना कि मैं नहीं दूंगा तो वो किसी और से ले लेगा। फिर उसके बाद में कोर्स कंप्लीट नहीं करते लोग, 5 डेज का कोर्स होता है। अब उनको समझना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो पूरा एक साइकिल है उनका एंटीबायोटिक्स का किल करने का। अगर कुछ परसेंट भी रह गए तो वो भी फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर होगा। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लाखों लोगों की डेथ होती है आज इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों? आईसीयू में गए, जब वो ब्लड कल्चर आता है, पूरा कल्चर रिपोर्ट आती है, उसमें सब रेजिस्टेंट लिखा होता है, ये भी रेजिस्टेंट है, ये भी रेजिस्टेंट है, कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे? तो ये भी है रीज़न है। फिर उसके बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं कि भाई ये लो एंटीबायोटिक्स। क्यों? उसमें पेशेंट साइकोलॉजी भी है। एब्सोल्युटली, ये मैं वाज अबाउट टू से, अदरवाइज बोलेंगे यार तू दवाई नहीं कोई दी, हाँ, मजा नहीं आया, नहीं मतलब नहीं, जब नहीं वो तक सिम्टोमेटिक रिलीफ लिखेंगे, हाँ, लिखेंगे, उनको पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, पता है, बट क्या है कि पेशेंट के हिसाब से भी एक बार डॉक्टर को काम करना पड़ता है, राइट, ठीक है। अब मेडिसिन लिख दी उसने, पैरासीटामोल लिख दी, बोल दिया गार्गल्स कर लेना, वो बोलेगा मैं तेरे पास आए क्यों कि यू आर टेकिंग फी 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और आप मुझे ये बता रहे हो कि गार्गल्स करने हैं, मेडिसिन कहाँ है? तो वो लोगों को चाहिए ना, तो ये एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को खुद से एजुकेटेड होना पड़ेगा इसके लिए कि एंटीबायोटिक्स जितना फायदा कर रही है उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान भी कर रही है। अभी उस जो मैंने वीडियो डाली थी उसके नीचे कमेंट्स थे कि डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, राइट, लिखते हैं, लेकिन उसमें भी पेशेंट एक बार बोले तो कि मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, आप बिना एंटीबायोटिक्स से हो सकता है ठीक, फिर देखना डॉक्टर नहीं लिखेगा, उनको पता है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, 1 हफ्ते 10 दिन में जाएगा। सो ये इसके लिए तो आई एम आफ्टर माय हस्बैंड्स लाइफ, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, हर बात पे एजिथ्रोमाइसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ही इज़ लाइक दैट कि हर 20 डेज बाद 3 एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं। गला दर्द हो रहा है तो मैं दवाई ना लूँ, मुझे पता है अपनी बॉडी का, आई सेड कि रेजिस्टेंट हो जाओगे तो, मतलब आई एम सो मच आफ्टर हिज लाइफ, यू पॉप अप सो मैनी एंटीबायोटिक्स विदाउट इवन नोइंग, मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हम जितना मर्जी समझा ले, जितना मर्जी बोल ले, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एंड सेम विद आई थिंक अ लॉट ऑफ फीमेल्स ऑल्सो, उन्हें जहाँ पे ज़रा सा एक हुआ पेन किलर्स लेना स्टार्ट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। एंड what do you think, how we can minimize those painkillers and muscle relaxants? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से आपको बचना है ना, आपको अपना लाइफस्टाइल रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कि अगर लोग, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं आज की डेट में, 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जो मानते हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो, ये फॉलो करना चाहिए, एक ग्रुप बोलता है कि पहले तो कोई नहीं लेता था, कि पहले कुछ सालों पहले कि 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई मेडिसिन लेता था, चलो 20 साल पहले की बात करते हैं। उस टाइम पे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो एक्टिवली बहुत काम करते थे, ठीक है, चलो मेल्स की बात नहीं करते, अब घर की फीमेल्स की बात करते हैं जो हाउस होल्ड करती थी, पहले तो जॉब भी नहीं करती थी इतना, लेकिन आप देखो काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। वाटर सप्लाई इस तरह से नहीं होती थी कि घर में आ रहा है या फिर गैस सप्लाई आ रही है, सब कुछ करने के लिए जोमेटो स्विगी ये कुछ नहीं था, आपको कुछ भी लेना है, छोटा सा जाना, आपको किराना स्टोर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हस्बैंड गया हुआ है बाहर काम पे, आपको खुद जाना पड़ेगा। वो जो काम था ना, ये जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना, रनिंग, चलना, ये पूरे मसल्स को स्टिमुलेट करता था।
उस टाइम पे पीरियड्स हो जाते थे, पता ही नहीं चल रहा कि हाँ हो गया, ठीक है, रूटीन है, लाइफ का एग्री रूटीन है। एग्री। ऑल्दो एयर क्वालिटी बेटर थी, खाना थोड़ा सा हाँ क्लीन था, तो वो फैक्टर्स थे। अब जब एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, खाना एडल्ट्रेटेड है, अब तो हमें और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, वर्कआउट कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं। वर्कआउट तो एसेंशियल पार्ट है, जितना हम खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, वर्कआउट भी अब उतना ही इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल का। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मसल्स को हम बहुत ज़्यादा अंडर रेट करके रखते हैं, उनको लगता है कि जो जिम जाते हैं बस वो मसल्स बने, नहीं। मसल्स ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ऐसा टिश्यू है हमारी बॉडी में, जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। हमारी बॉडी में, चलो ठीक है, एयर का कुछ नहीं कर सकते हम, जा रही है, उसको बाहर तो निकालना है, हमारी बॉडी को एटलीस्ट फंक्शन तो बेटर करेगी ना। तो दैट्स वाई वर्कआउट, एक्सरसाइज अब, खाने पे कंट्रोल अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, I think gym exercise, nobody people take so much seriously other than the bodybuilders. That's what is considered, isn't it? नहीं, आप आजकल आजकल देखो, आप ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा सा, कि Hmm. अब लोग ना थोड़ा, तो एक तो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोगों को थोड़ा सा एक Awareness है ये। अवेयरनेस मिल रही है। लोग जा रहे हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा हम भी फोटोज डाल देंगे, ठीक है, वर्कआउट कर, ठीक है, एक एक हाँ, एक्टिविटी तो हो रही है, एक्टिविटी तो हो रही है कुछ तो कर रहे हैं यार। जाके। घर में रहना भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, घर के अंदर अंदर रहना, एक क्लोज स्पेस में रहना, ठीक है, आप जा रहे हो बाहर, दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग कि आप 1 घंटा 2 घंटा बाहर, थोड़ा आउटिंग हो रही है आपकी छोटी सी। वर्कआउट करना, अब आप देखोगे कि इतने जिम्स आपने पहले नहीं देखे होंगे, अब धीरे धीरे अब इतने धीरे-धीरे जिम्स बढ़ रहे हैं। बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोग एक्टिवली कर भी रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है, जिस एरिया में हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे कि एक मेजर ग्रुप अभी भी वर्कआउट नहीं कर रहा हाँ, उनका अभी भी वो नजर आएंगे बस शाम को बाहर चाट की चाट। चाट खाते हाँ, हुए, बिल्कुल बिल्कुल। जंक खाते हुए, मोमोज के ठेले पे। यस, Isn't it? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि लोगों को, उनको लगता है कि हेल्थ और एक ही तो लाइफ है, मतलब लोगों का ये फंडा है, हाँ, और स्पेशली यहाँ पे यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन में भी हो गया अब कि यही तो लाइफ है, खा पी के, नहीं अब नहीं कर सकते। पहले था ये, पहले हम, एक कोविड के बाद से सडन ड्रास्टिक चेंज आया है खाने की क्वालिटी में, ये मैं बता रहा हूँ। मैं हेल्थ और फिटनेस में हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो ए फूडी। जब भी मैं कुछ, मैं बहुत किया है मैंने, कि बहुत खाया है हर जगह पे जाके, दिल्ली एनसीआर में तो कोई कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आई डिडंट ईट, मैंने सब जगह पे खाया। लेकिन 2020 कोविड के बाद में एक ड्रास्टिक चेंज आया है फूड क्वालिटीज़ में, और फूड क्वालिटी बहुत ख़राब होती चली जा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द बेस, क्या है बैक एंड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेस्टोरेंट्स की क्वालिटी, जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, पनीर आप देखो I मार्केट was में not फेक even पनीर। aware. It was a shock for me when I got to know about analog paneer. मतलब सीरियसली हम तो बाहर जाके सोचते थे कि सबसे अच्छा पनीर टिक्का है खाना, और नाउ मतलब इट इज सच अ शॉक फॉर अभी मैं कुछ दिन पहले एक डीलर से मिला था, ऐसे ही, उसने बोला कि फेक पनीर जैसे अभी काफ़ी ऑनलाइन स्टोर से हटा दिया गया है, लेकिन स्टिल फेक पनीर, जो एनालॉग पनीर है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है रेस्टोरेंट्स में अभी भी। रेस्टोरेंट्स में तो होगी ना ऑब्वियसली, बिकॉज वो आप थोड़ी खा ना। के नहीं बता सकते हाँ, 500 डिफरेंस, रुपए किलो और आयोडीन पनीर लेके जिम में कोई चलेगा नहीं, चलेगा है नहीं, ना। और वो उसमें से निकाल के आयोडीन डालेगा थोड़ी ना। Isn't it? सो इट्स बेटर टू अवॉइड, इट्स It's बेटर टू better to अवॉइड। avoid, yeah, right, right. What's your take on supplements? Like after 30, how many supplements we should start, and how important are those? And even if we are taking a good, healthy diet, how supplements can help us additionally? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 30 के बाद ना ईयरली ब्लड एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। ईयरली एक हैबिट होनी चाहिए कि हम एक ना फुल बॉडी चेकअप करा लें, कि उससे एटलीस्ट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कमी किन वाइटामिन की होती है, यूजुअली वाइटामिन B12, B12, वाइटामिन डी, D. मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी ज़्यादा आज डेफिशिएंसी होती है। आयरन Yeah. फीमेल्स में, वुमेन्स Females में में iron की आयरन की, बहुत है, yes. तो एक तो ये हैबिट होनी चाहिए। दूसरा, लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक है या नहीं भी है, ठीक की बात क्या है कि आप ठीक से खा रहे हो, आप ने मील्स को
डिवाइड किया हुआ है कि हम ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी खाना है, डिनर है, बीच में स्नैक्स है, इस तरह से खा रहे हो, आप स्किप करते चले जा रहे हो। अगर आप स्किप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन में हो उसके बाद भी चांसेस हैं कि कुछ सर्टेन वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी, इसीलिए ब्लड एग्जामिनेशन ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा, विटामिन डी मोस्टली कमी होती है ज़्यादातर लोगों की। अगर मैं भी शायद चेक कराऊंगा तो मेरा भी कम आ जाए, है ना। तो बट ऑल्दो आई एम ऑल्सो टेकिंग द विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपको लेना ही पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एक टेस्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ज़रूरी होते हैं, कौन से आपको लेने चाहिए। जो आपकी बॉडी में कमी है आपको वही लेना है, ब्लाइंडली तो हम ले नहीं सकते। सप्लीमेंट इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर अपने आप को रजिस्टर करा रही है और मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर रही है, तो आप पता नहीं है कि कितना हम जो ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है, प्योर है, उससे कोई फ़ायदा हो भी रहा है। और अगर हमारी बॉडी में कमी ही नहीं है उस चीज़ की तो उसको लेने का फ़ायदा क्या, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो सबसे ज़्यादा कमी है ही लोगों में, वो है प्रोटीन। प्रोटीन डाइट में कम है, लेते नहीं है कोई भी। प्रोटीन टेस्टी नहीं है ना। डर बहुत है प्रोटीन हाँ, से एक तो रिलेटेड। अभी डाइट की बात करते हैं, अभी सप्लीमेंट की बात नहीं करते, पहले डाइट फिर सप्लीमेंट। कि लोगों को खाने में प्रोटीन क्यों नहीं खाते, क्योंकि आप देखो ना, नोट जितने भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, अगर वेजिटेरियन की बात करें तो वो प्रोटीन कम है और उनमें कार्ब्स ज़्यादा है वेजिटेरियन सोर्सेज में। अगर आप पनीर खाते हो तो उसमें भी फैट और कार्ब्स ज़्यादा आते हैं और वो इतना खाया नहीं जाता लोगों से। लेंटिल्स, दालें वो है जिनमें प्रोटीन कम है, कार्ब्स ज़्यादा है। फिर उसके बाद में अगर हम राजमा और छोले की बात करें तो बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें उस तरह से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि आपको सोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे प्रोटीन के। इतने बिजी लाइफस्टाइल में वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो तब आता है रोल सप्लीमेंट का, कि आपको एक ईज चाहिए सप्लीमेंट की। प्रोटीन सप्लीमेंट मुझे लगता है कि पहली चीज़ होनी चाहिए आपको ऐड करने के लिए, विदाउट किसी भी चीज़ से। आपको ज़रूरत नहीं है किसी टेस्ट की, वो आपको खुद मेजर करना है। आपका कितना बॉडी वेट है, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको रफली 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए, ठीक है। ये एक सीधा फॉर्मूला है कि आपको 60 ग्राम चाहिए, आप इतना कंप्लीट करो। और 60 ग्राम कंप्लीट करना भी लोगों के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब फॉर एवरी डे मेरे को लगता है कि मैं 24 ग्राम्स का एक प्रोटीन शेक का वो लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो भी इसीलिए मैं लेती हूँ कि कुछ तो हो, मतलब एटलीस्ट हो। अदरवाइज हम लोग जितना भी खाते हैं क्या उसमें से बहुत कम हो रहा होगा। यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि हम सोयाबीन की सब्जी बनाएं या फिर कुछ वेजिटेरियंस के लिए इसलिए मुश्किल है, इसलिए वेजिटेरियंस को ऐड करना पड़ता है एक सप्लीमेंट को। अब सप्लीमेंट में भी फिर मैंने अभी जो बोला था आपको कि रेगुलेटेड नहीं है, तो अच्छे ब्रांड्स को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो स्टैंडर्ड जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लोग ना प्रोटीन के नाम पे सस्ते की तरफ जाते हैं कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट बड़ा महंगा आता है, बिकॉज वो मिल्क से बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, तो वो महंगा डेफिनेटली होगा। अगर आपको सस्ता मिल रहा है, आप खुद देखो मिल्क का प्राइस कितना है, राइट। अच्छे मिल्क का प्राइस और ज़्यादा है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको वे प्रोटीन, फिर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सस्ते प्रोटीन्स पे नहीं जाना है, एक चीज़। दूसरा, रैंडम ब्रांड्स नहीं उठाने, कि आपने कोई भी देख लिया मार्केट में कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, आपको नहीं उठाने। जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, कुछ ऑथेंटिक नेम्स हैं, आप वो लो, उसको ऐड करो। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब लें, दिन में कब खाना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तो भी आपको वो उतने ग्राम्स आपके बॉडी वेट के बराबर चाहिए। दिन के किसी भी टाइम में आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। मॉर्निंग में ले लो, इवनिंग में ले लो। अगर ब्लोटिंग होती है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के बाद में, जो बहुत कॉमन है लोगों को, तो आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो। वो पूरा स्कूप भर के ज़रूरत नहीं है, पानी ज़्यादा, क्वांटिटी कम, धीरे धीरे उस क्वांटिटी को पूरे स्कूप पे ले आओ। ये बहुत अच्छा तरीका है। ये वे प्रोटीन से तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, and I think plant-based proteins are better in compared to digestibility. Plant-based proteins are better to digest. But जितना प्लांट्स में पेस्टिसाइड यूज़ होता है, मेडिसिन यूज़ होती हैं, और सॉइल में हैवी मेटल ज़्यादा हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितनी भी टेस्टिंग में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में होते हैं।
तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का। इसीलिए अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, वे प्रोटीन में आप आइसोलेट ट्राई करो कि और फाइन होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लोटिंग हो रही है, वैसे करो। अदरवाइज मेक अ स्मूदी, आप स्मूदी में कन्वर्ट कर दो, डाइजेस्ट होगा उस टाइम, उसमें नहीं होगा, फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन की प्रॉब्लम। एंड how frequently you should include like omega-3 and other जैसे कोलेजन सप्लीमेंट्स होते हैं वो सब हमें ओमेगा 3 तो एसेंशियल है। अगर आप फिर से सेम बात, वेजिटेरियन हो तो आपको नहीं मिल रहा है ना, वो नॉन वेजिटेरियन हो तो भी इतना अमाउंट आप नहीं ले रहे हो। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है हमारी बॉडी में, हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन सब, अब जब पॉल्यूशन इतना है तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होगी। जब खाना जो हम खा रहे हैं वो भी इन्फ्लेम करता है। तो ओमेगा 3 कोई मैजिक नहीं है कि आप ओमेगा 3 लोगे इन्फ्लेमेशन एकदम डाउन हो जाएगी, नहीं। हर सप्लीमेंट, देखिए सप्लीमेंट का नाम सप्लीमेंट इसलिए है कि वो आपके खाने को एक बैक करेगा, एज देगा। पहले आप अपनी डाइट को ठीक करो, उसके बाद एक सप्लीमेंट ऐड करोगे, यू विल गेट वंडर्स। आप खा रहे हो सुबह से शाम तक ऐसा फूड जिसमें ऑयली है, जो आपकी बॉडी गट को हेल्थ खराब कर रहा है, इन्फ्लेम कर रहा है, एंड यू आर टेक पॉपिंग पिल्स कि ये ठीक हो जाएगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कुछ काम करने वाला नहीं है, वेस्ट है। ठीक है, करेक्ट योर डाइट, करेक्ट योर गट हेल्थ फर्स्ट, देन you add these supplement. Omega 3 is actually a good supplement which is required. Reason कि ओमेगा 3 हमें नेचुरल सोर्सेज से बहुत कम मिल रहा है। वो जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, ऑयल, हार्ट हेल्थी ऑयल, ओमेगा 3 देगा, उससे कुछ ओमेगा, वो तो हाँ, वो तो ऐसी गिमिकीज हैं, उससे कोई ओमेगा 3 नहीं मिलता है। तो ओमेगा 3 फिश ऑयल, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्सीड ऑयल का ओमेगा 3 कैप्सूल्स आते हैं, दोज आर गुड टू टेक। बाय गुड ब्रांड्स अगेन, because fish also contains mercury poisoning and toxicity. So buy good brands which are tested for these heavy metals. And collagen and creatine, can women also take creatine? Creatine women can take, लेना चाहिए। क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है मसल्स के ग्रोथ में। अब लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिएटिन सिर्फ जिम जाने वालों को चाहिए, राइट? क्रिएटिन मसल्स को, क्रिएटिन का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है मसल्स को, एटीपी प्रोवाइड कराता है, वाटर रिटेंशन करता है थोड़ा मसल्स के अंदर। ठीक है, मंथली एक साइकिल चल रहा है, उसमें पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो ठीक है, लेकिन वो ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसका बेस है। ठीक है, आप पीसीओएस पीसीओडी को तो बाद में, अभी हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मसल्स को अपनी एक्टिवेट करना है, आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ तो चलते हो, आप काम करते हो डेली रूटीन का, आप तब भी क्रिएटिन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट रियली हेल्प्स इन पीरियड क्रैम्प्स। सो हमें सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे लेना चाहिए? नहीं, आप वो उस टाइम पे तो इतना अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप तो लोग रेगुलरली आप 3 ग्राम्स 5 ग्राम्स ऐड कर सकते हो आराम से। सो क्रेटिनिन, जो पाउडर क्रेटिनिन बोल रही हूँ, क्रेटिन जो पाउडर फॉर्म में होता है, बस उसको हम वाटर में, पानी में कभी कभी लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, तो आप अपने किसी भी स्मूदी में ऐड कर सकते हो। टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वेजिटेरियन होता है, तो आप अपनी स्मूदी में ऐड कर सकते हो। आप कोई जूस है आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो कार्ब्स के साथ में ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट स्टार्ट किया है, पहला सप्लीमेंट आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, मस्ट है। अच्छा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी, टेक क्रिएटिन, यू विल सी आफ्टर 1 वीक कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल्स आपको फील होना शुरू होंगी। वुमेन में तो मसल्स, लड़के वर्कआउट दिन रात कर रहे हैं, उनकी मसल्स नहीं बन पा रही। लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा सप्लीमेंट ले लें हम तो पता नहीं कितने बल्कि हो जाएंगे। आई थिंक ये दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर गर्ल्स एटलीस्ट, हाँ, इसीलिए वो ज्वाइन भी नहीं करती, इसलिए ज्वाइन नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लड़के दिन खूब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसके बाद मसल्स बनाना मुश्किल होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में जो हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में, वुमेन में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बहुत कम होते हैं। तो अगर आप उतना उस इंटेंसिटी से डबल वर्कआउट भी करोगे ना, तो भी आपकी मसल्स ऐसे विजिबल नहीं होंगे, बॉडी में इतने चेंजेस। आप क्रिएटिन ले लो, प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, कोई ऐसा विजिबल चेंजेस नहीं आएगा कि आप मैनली लगोगे, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि वो जो बॉडी की टोन होती है, जब भी हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला चेंज आता है हमारे फेस पे, राइट? बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन। आप फेस पे आप स्किन हेल्थ के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना? सबसे बड़ा मार्केट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का,
सबसे बड़ा मार्केट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सबसे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं। आप एक बार उतने पैसे को बचा के एक बार वर्कआउट करना स्टार्ट करो, विल आप कम हो जाएगा खर्चा। माय हस्बैंड से कितना फैंसी वर्ड है ना, स्किन केयर। नहीं राइट, मतलब इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री है। ऑब्वियसली और आप देखो ना कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे आते हैं और एक एक साल की एक्सपायरी के साथ आते हैं। यू नो दैट यू विल नॉट गोइंग टू यूज इट इन अ 1 ईयर, राइट? वो फिर आपको बाय करना पड़ेगा उसको। सो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप, बट जो अंदर से नेचुरली आपको स्किन को ग्लो करना है, स्टार्ट वर्किंग आउट। यस, सो प्री वर्कआउट के लिए क्रेटिन इज इम्पोर्टेंट। नॉट फॉर प्री वर्कआउट। क्रिएटिन आप प्री वर्कआउट पे नहीं, क्रिएटिन आप दिन के टाइम में कभी भी ले सकते हो, बट बेस्ट टाइम जो होता है वो पोस्ट वर्कआउट। आप अगर प्रोटीन शेक लेते हो तो उसमें मिक्स करो, या फिर पोस्ट वर्कआउट आप कुछ जूस पी रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, आप उस टाइम पे लो। प्री वर्कआउट नहीं, पोस्ट वर्कआउट के लिए बेस्ट है वो। दिन के टाइम में कभी भी ले सकते हो, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है उसकी। आप मॉर्निंग में ले लो अपनी स्मूदी के साथ, शेक के साथ में, आप आफ्टरनून में ले लो, वर्कआउट के बाद ले लो। वर्कआउट के बाद मैं क्यों प्रेफर करता हूँ क्रिएटिन को, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, आपके मसल्स में पूरा पंप है, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। आप जब उसको अपने सप्लीमेंट किसी भी प्रोटीन शेक के साथ लोगे या फिर पोस्ट वर्कआउट मील के साथ लोगे, उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, राइट? दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एंड पोस्ट वर्कआउट के लिए बेस्ट इज प्रोटीन शेक, राइट? पोस्ट वर्कआउट में लोगों को ऐसा लगता है कि तुरंत जैसे ही वर्कआउट खत्म हुआ, मैं देखता हूँ लोग एकदम से वो प्रोटीन शेक अपना लेके मिक्स करना शुरू कर साथ देते साथ भी लेते हैं। हैं। साथ साथ भी ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। सी, हम वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को खूब हमने पुश किया हुआ है, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन हो पेरिफेरी में, हमारे डाइजेशन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है। ऐसा नहीं है कुछ खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होगा, लेकिन लेट द बॉडी कूल डाउन फर्स्ट। लोग क्या काम करते हैं, वर्कआउट के तुरंत बाद लेट द बॉडी कूल डाउन फर्स्ट। आपका पूरा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, आपका सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, घर जाओ, फ्रेश हो, आराम से अपनी एक अच्छी मील लो, बैठ के आराम से प्रोटीन शेक पियो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो ज़्यादा बेटर है, ब्लोटिंग भी नहीं होगी, प्रोटीन डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा आपका, सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो दैट इज द करेक्ट वे टू टेक इट। लेकिन वो इमीडिएट वो जरूरत नहीं है मैंने उसकी। आपका वो वीडियो भी देखा था कि द प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक व्हिच गेट्स लीच आउट। सो मतलब वो सिर्फ इसी में बहुत सारी चीज़ों में है। सी, अब पॉइंट आउट करना एक सीरीज बनानी पड़ेगी फिर, राइट? तो मैं हर चीज़ पे नहीं बात कर सकता, मैं उन चीज़ों पे बात कर सकता हूँ जो मेरी से रिलेटेड है, जो मुझे पता है कि जिम वाले लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, जो जिम रेगुलरली वो फॉलो करते हैं, तो आई नीड टू पुट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दोज पीपल। तो व्हाई आई यूज दैट वर्ड, चीप प्लास्टिक यूज होती है। मैं भी वो यूज कर रही हूँ ना, इसीलिए मेरा बहुत वो मेरे को देखकर बड़ा वो लगा। देखो, सबसे पहली चीज है कि आप अपने डेली रूटीन में जितना प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हो करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा इंटेंट वो था कि आप प्लास्टिक हटाओ। मैं वाटर बॉटल में नहीं खरीदता हूँ, मैं अपनी बॉटल अपने बैग में, मेरे पास बैग में भी बॉटल, मैं अपनी बॉटल अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं अगर पानी अपना साथ लेके जाऊँगा, मुझे ऐसा लंबा ट्रैवल करना है, मैं गाड़ी में बड़ी बड़ी अपना बॉटल रख लेता हूँ। प्लास्टिक में अवॉइड करता हूँ, मैं बाय करना हमेशा अवॉइड करता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट, आई वांट टू क्रिएट प्लास्टिक वेस्ट मेरी साइड से। तो जो बॉटल होती है ना, जितनी भी पानी की बॉटल्स होती है, वो सारा लैंडफिल में जाती है, पूरी रिसाइकल हो ही नहीं पाती है, तो अवॉइड दैट। सेकंड, वो जो प्रोटीन शेक में जो प्लास्टिक यूज होती है, वो रिसाइकल प्लास्टिक होती है, बहुत चीप क्वालिटी के प्लास्टिक यूज करते हैं, फ्री शेकर देते हैं, फ्री शेकर, है ना? साथ में अंदर बॉल भी होती है, उससे शेक अच्छे से हो जाता है। तो शेक अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए सी, आप उसको वॉश भी करोगे स्क्रब से, ठीक है, तो वो रफ हो जाती है सरफेस अंदर से धीरे धीरे। जब वो रफ होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो प्लास्टिक धीरे धीरे आएगी आपके प्रोटीन, दूसरा वो जो रफ सरफेस है, प्रोटीन आप अगले दिन स्मेल करके देखना, वो बॉटल कितना ज़्यादा स्मेल करती है, ठीक है, वो स्मेल होती है उसमें, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें कार्ब्स भी हैं और प्रोटीन भी, दोनों चीज़ें हैं, तो बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, उसके ऊपर लिड पे भी बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं जो प्लास्टिक वाले, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आपको फिर वो कहीं ना कहीं आपके स्टमक अपसेट करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको कुछ दिन बाद तो चेंज करना ही है उसको, फिर वो फेंकोगे आप। इससे बेटर एक अच्छा स्टील का शेकर ले लो, लंबा भी चलता है और इस तरह से आपको प्लास्टिक भी नहीं आएगी। और प्लास्टिक तो हर जगह है, हर जगह लोग बोलते हैं कि यहाँ भी प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक। अरे मैं अपनी तरफ से आपको कुछ
वही बता सकता हूँ जो आपके कंट्रोल में, एटलीस्ट कंट्रोल दैट, थोड़ा तो कंट्रोल करना शुरू करो। अदरवाइज ऑल्सो अभी तो बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक का आ रहा है कि उससे ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। माइक्रोप्लास्टिक एक्चुअली हमारी बॉडी से, see, हमारी बॉडी को माइक्रोप्लास्टिक का पता नहीं है। हमारी बॉडी में सब चीज़ें हैं, हम अडेप्ट करती है। अभी पता नहीं कि अभी क्या फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया हो, रिसेंटली तो किसी ने इस पे स्टडी करी नहीं है, नहीं करी, लेकिन right. जब प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है तो वो कहीं भी जा सकती है। राइट, मतलब एग्री, प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक तो कहीं भी पहुंच सकता है, राइट। प्लेसेंटा इज द बिगेस्ट बैरियर, लेकिन न्यूबॉर्न बच्चों में माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से हो? सो स्कैरी। एंड कार्ब को एक बहुत ज़्यादा विलन बना लिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो राइस एंड रोटी में होते हैं, एंड हमने वो खाया तो मोटे होंगे ही होंगे। ये ओवरऑल ईटिंग होती है मेनली, कार्ब्स नहीं है। कार्ब्स पे बोला इसलिए जाता है क्योंकि इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम किए जाते हैं। मॉर्निंग में पराठे, रोटी, सब्जी इस तरह से खा लिया, आफ्टरनून में दाल, राइस, रोटी खा लिया, डिनर में फिर से रोटी खा ली, और रोटी पे 2-3 पे कोई रुकता नहीं है, ज़्यादा ही खाई जाती है। एक चपाती में भी 120 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप देखो आप कितना ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और पता नहीं चलता लोगों को। अगर आप इसी पोर्शन को एक बैलेंस करने की कोशिश करोगे अपने खाने को, फॉर एग्जांपल आपको एक पोर्शन प्रोटीन का ऐड करना है, कार्बोहाइड्रेट एंड सैलड फाइबर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फैट तो ऐड हो ही जाता है, बनने में ही ऐड हो जाता है, और ऊपर से घी डाल लेते हैं तो वो तो ऐड हो ही जाता है। इससे क्या होगा कि प्रोटीन ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, जब हम होल फूड खाते हैं प्रोटीन का, फिलिंग बहुत होता है, तो आपके नेचुरली वो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक कम हो जाता है उससे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या है कि हमें खाना पेट भरने के लिए खाते हैं। जब आप पेट भरने के लिए खाओगे तो आप हेल्थ के लिए फिर नहीं खा रहे हो, हेल्थी रहने के आई लिए थिंक नहीं दो खा रहे चीज़ों के लिए खाते हैं, एक पेट भरने के लिए और एक टेस्ट के लिए। तो पेट भरने के लिए और टेस्ट के लिए दोनों में कार्बोहाइड्रेट ही काम आता है, और वही एक साइकोलॉजी। क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है डायबिटीज़ बढ़ने का? यही रीज़न है कि हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, आप दिन भर में इंडियन डाइट, टिपिकल इंडियन डाइट देखो ना, यही है, दाल चावल रोटी फिर सब्जी। हमारे जैसे मतलब बड़े दादा दादी कहते हैं हम 2 रोटी तो खाते हैं, मतलब उनका ये माइंडसेट है कि हम अगर वेट गेन हो रहा है या फिर हम इतने मोटे हैं, हम तो ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं, 2 रोटी ही खाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही दाल खाते हैं। बट आई थिंक वो रोटी तो खा रहे हैं बहुत पूरे दिन में, बट प्रोटीन इनटेक है नहीं, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी कैलोरीज भी कट डाउन होगी। 30 के एज के बाद में हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा जो पीएमआर है वो कम होना शुरू हो जाता है ना। क्या है कि जितना हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा हमारा, उतना वो बीएमआर, बॉडी हमारी काम ज़्यादा करना चाहती नहीं है, वो हमेशा रेस्ट करना चाहती है कि भाई कुछ मत करो, बैठे रहो। तो उसमें क्या होता है कि 30 के बाद में वो बीएमआर कम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, खाना बैलेंस नहीं है, आप कम खाओगे तो भी बॉडी प्रोटेक्टिव उसमें मोड में चली जाएगी कि अभी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में खाना नहीं आने वाला है, तो अपना फैट स्टोर करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कम खाना भी प्रॉब्लमेटिक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा खाओगे तो फिर वेट गेन होगा। बैलेंस नहीं करते लोग, बैलेंस करना ज़रूरी है कि आपको ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, बैलेंस में खाना है, और बैलेंस में भी कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, सैलड, फाइबर्स, ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है ये, लेकिन ये बिकॉज ऑफ द टंग, बिकॉज ऑफ दैट ईज कि नहीं बस दाल रोटी सब्जी बना ली और वो खा लिया, हाँ, तो वो इसीलिए हमें अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और दूसरा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। सिर्फ ऊपर से नीचे चल के आ गए या थोड़ा चल लिया, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घर का काम करना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डाइटिशियन सेइंग कि आपको मेरी डाइट लेने से आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट 80% इज डाइट एंड 20% इज़ योर वर्कआउट। सो आप 80% पे फोकस करो, एंड उससे सिर्फ क्या नाम है, यू विल बी थिन, यू विल लूज वेट, you will lose weight, but what about your strength and what about other things? Because that's what I have done after my first pregnancy. मैंने 2 months में 12 kgs reduce किया था within 2 months, and अभी मेरा बेबी 4 months की थी वो उस टाइम पे, and by the time she was I think 6 months, तो मैं already सारा lose कर चुकी थी,
बट उस टाइम पे मेरे नी पेन बहुत हुआ, तो बैक पेन्स बहुत आना शुरू हो गए, ठीक है, एंड एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो गए. सो वो एकदम से रिड्यूस तो हो गया, बट इट डजंट हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दोज डाइट्स? आर दे गुड? सोशल मीडिया पे मैं सोशल मीडिया काम कैसे करता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या जो इंस्टाग्राम है, रील्स है, लोग ज़्यादा वही कंज्यूम करते हैं. रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर फेसबुक पे रील्स. अब इनका फंडा ये है कि इसमें जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम है. आप कुछ बताने बैठोगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लोग स्क्रॉल अप कर देंगे. तो जो डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशन है, उन्होंने क्या किया है कि एक तो अटेंशन पहले ग्रैब करनी है. और आप हमेशा देखना कि ऐसा कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है जो क्विक मेथड्स बताते हैं राइट. कि ये गोली खा लोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, जीरे का पानी पी लोगे तो आपके बॉडी में मिरेकल्स हो जाएंगे, 36 आवर्स आप फास्टिंग कर लोगे तो Fasting. ऑटोफेजी, आज नया वर्ड सीख लिया इन लोगों ने, ऑटोफेजी, पता नहीं, ऑटोफेजी होनी शुरू हो जाएगी. या ये सब ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए है, ठीक है. दीज थिंग्स डजंट वर्क एक्चुअली. ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जीरो कैलोरी मॉडल, कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको दिमाग ना लगाना पड़े, कैलोरी खर्च ना हो इधर से कोई, ठीक है. अगर बताना शुरू कर दिया कि आपको दिन में सुबह खाना है, शाम को इस तरह से खाना है, तब वेट लॉस होगा, वर्कआउट करना है, काम बता दिया आपने मुझे, ये तो मैं नहीं करूँगा, स्क्रॉल अप. तो अब आ गई ये बात कि उन्होंने ये मेथड फॉलो करना शुरू किया कि लोगों को क्विक चीज़ें देनी है, राइट. ठीक है. तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस करना है और लोगों को वही चाहिए, तो डिमांड एंड सप्लाई. तो लोगों को चाहिए वो, इसीलिए वो इतना प्रोडक्टिव हो रहा है कि उनको क्विक मेथड चाहिए. उसके नुकसान क्या है? फायदा तो उनको हो रहा है जो बता रहे हैं, बट प्रोडक्ट आप हो उसमें पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको वो क्विक मिल रहा है, आपको फ्री मिल रहा है. राइट. वट एवर यू आर गेटिंग फ्री, सिंपल दैट यू आर द प्रोडक्ट. तो आपने डाइट फॉलो कर ली, इट्स वेरी इजी टू लूज वेट. आप वेट लूज करना और फैट लॉस करना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. वेट लॉस में क्या होता है कि आप वेट लॉस में आपकी मसल्स भी डाउन होएंगी, आपकी बोन डेंसिटी भी नीचे जाएगी, आपका फैट भी कम होगा. तो मसल्स में वेट बहुत ज़्यादा होता है, बोन्स में वेट बहुत ज़्यादा होता है, फैट में इतना होगा, वेट इतना होगा उसका. तो वेट लॉस हो जाता है बहुत जल्दी क्योंकि मसल्स भी नीचे गए, बोन डेंसिटी भी कम हुई. आप सोचो, इतना प्रिसाइज आपका बॉडी पार्ट है मसल, आप उसको लूज कर रहे हो वेट लॉस करने के लिए, पतला होने के लिए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. वो हेल्थी तो नहीं है, राइट. ठीक है. क्विक मेथड्स आप फॉलो करोगे तो ये तो होगा, फैट के साथ आपकी मसल्स भी जाएंगी और बोन डेंसिटी भी कम होगी. अगर आप क्विक मेथड्स नहीं फॉलो कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर बना के कि आपको वर्कआउट भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है. देखिए, एक्सरसाइज एसेंशियल पार्ट है. अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मैं फैट लॉस बोलूँगा, अगर आपको फैट कम करना है, आपको पतले होना है, तो आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर सकते. आपको आधा घंटे तो निकालना पड़ेगा. हाफ एन आवर आप घर पे भी कर सकते हो. HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेज होती है, आप वो करो. आप सुबह करके देखो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे. और वो जो एनर्जी लेवल्स आपके दिन भर में बढ़ेंगे ना, वो अलग आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे. तो वो इम्पॉर्टेंट है. बट ये बात सोशल मीडिया पे अगर इस बात को हम डिस्प्ले करेंगे तो लोग उसको देखेंगे नहीं. और सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, राइट. बट आई पुट द इंफॉर्मेशन राइट विच इज़ गुड फॉर द पीपल, नॉट शॉर्टकट्स. शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारे लोग हैं, यू जस्ट गो एंड वॉच देम. बट इस कंक्लूजन ये है इस बात का कि अगर आपको हेल्थी तरीके से वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो एक्सरसाइज भी आप पार्ट बनाओ और खाना कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, बैलेंस करके खाओ. आप हेल्थी भी रहोगे, बीमारियों से भी दूर रहोगे और फैट लॉस भी. तो आप कोई सस्टेनेबल वे बताओ कि जिसमें हम अपने डेली रूटीन में सस्टेनेबल खाना भी इंक्लूड कर पाए एंड सस्टेनेबल वर्कआउट भी कर पाए. बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को तो वॉकिंग इज ऑल्सो वर्कआउट लगता है कि हमने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, दैट इज अ वर्कआउट. देखिए, वो उसके लिए है, 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए. इफ आई एम ए फिटर पर्सन, इफ यू आर ए फिट, कंप्लीटली फिट. फिट का मतलब ये है कि आप सारे काम, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, आप थकते नहीं हो, यू गेट साउंड स्लीप. पेट से नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ टू मच ऑफ
टमी बार है तो वह ठीक है, थोड़ा बहुत है, लाइफस्टाइल आपका अलाउ नहीं करता, यू आर फिट, यू आप टायर्ड नहीं हो रहे हो, नींद अच्छी आ रही है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं, आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ रही, यू आर फिट। राइट। ठीक है, फिटनेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं लोगों के लिए। सस्टेनेबल, अब सस्टेनेबल आप क्या चाहते हो कि सी पीपल आर गेटिंग लिवर डिजीज नाउ इट इज मोर फ्रिक्वेंटली, सबको बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब उस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना टमी को कम कर लूँ सीधा, खाना मैं कम कम करके करके। खाना शुरू करूँ, तो वो शायद और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होगी उसको करने में, क्योंकि लिवर हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, वो कम नहीं होगा। आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करना है, पहला स्टेप होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, खाने का पहला स्टेप होना चाहिए, गेट योर चेकअप डन कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। अगर आपका टमी बाहर ज़्यादा है, लिवर में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो गेट दैट डन। उसको ठीक करने की कोशिश करो, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी ज़्यादा डाइट में चेंजेस के आपको थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएगी आपकी हेल्थ। क्योंकि अगर लिवर ही फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो फैट लॉस तो भूल जाओ। राइट। उसके बाद में डेली लाइफस्टाइल में अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है खाने का और वर्कआउट करने का, तो एक टाइम तक ही आप कर पाओगे इसको। एक टाइम के बाद में आपको फिर वापस आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। आप जितना पुश कर रहे हो अपने आप को, आप कहीं एक स्टेप पे रुक जाओगे। तो टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए आपको। आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स निकालने की। खाना बहुत ज़्यादा अगर बिजी लाइफ स्टाइल है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये आप इसको फिक्स रखो कि आपको ये लेना ही लेना है, खाना ही खाना है। डिफरेंट 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 डाइट प्लान्स होते हैं लोगों के कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर हमारा टाइम है खाने का, इस टाइम खाते हैं उस टाइम खाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो पूरा अलग डायमेंशन है मैं बात करने के लिए। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये आपका टाइम पे होना चाहिए। टाइम मतलब कि जो भी आपका एक टाइम रखो, ज़्यादा फ्लिक्चुएट मत करो इसको, और ऐड सम फ्रूट्स इन बिटवीन। वर्कआउट अगर नहीं भी कर रहे हो और आपको लगता है कि चलना आपके लिए वर्कआउट है, अगर आप चलते हुए थक रहे हो, आपकी सांस फूल रही है, तो फिर आपको फिर वो एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ेगी कि आप फिर हेल्थी नहीं हो। अगर आप बिल्कुल फिट हो, अपने शेप में हो, आपको लगता है कि हाँ आई एम परफेक्टली फिट, मेंटेन रखने के लिए 10,000 स्टेप चलना इज़ कम्प्लीटली फाइन। उसके साथ में आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है। अगर आप सिर्फ चल रहे हो और बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर आपको वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो वो बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपने मनपसंद का बीच बीच में खा भी सकते हो, क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू कंट्रोल योर टंग। But is walking a complete workout? नो, वॉकिंग इज नॉट कंप्लीट वर्कआउट। वॉकिंग इज नॉट ए वर्कआउट। वॉकिंग इज ए एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे हम खाना खाते हैं, वो एक्टिविटी है, वॉकिंग भी एक एक्टिविटी है, इट्स नॉट वर्कआउट। वो करना ज़रूरी है। आप सिटीज़ में देखो जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, एक पैटर्न आपको अभी दिखाई देगा। आप बाहर निकलोगे, आप देखना, नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर। एवरी मार्केट इज हैविंग, अगर हम नोएडा की बात करें, एवरी मार्केट इज हैविंग 4-5 मेडिकल स्टोर्स। डिमांड एंड सप्लाई। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न है, आप बिल्डिंग में रहते हो, यू आर नॉट ग्राउंडेड। बिल्डिंग में रहते हो, आप लिफ्ट से नीचे आए, बेसमेंट में गाड़ी उठाई, गाड़ी से आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से वापस आए, बेसमेंट में घर। आप चल नहीं रहे हो, ग्राउंडेड नहीं हो, अर्थ से के पास नहीं हो, आप हमेशा उससे डिस्टेंस पे हो। दैट इज़ ए बिगेस्ट फैक्टर कि हम अपनी एक बहुत वाइटल जो एक्टिविटी है चलना, वही नहीं कर रहे। तो दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज, दैट इज़ ए एसेंशियल एक्टिविटी दैट शुड बी डन एवरी डे। और हमें वॉकिंग के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हाट आई थिंक, व्हाट इज साइंटिफिकली बोले तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स जो हमारी बोन्स को सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बोन्स पे जुड़ी हुई हैं, हमारे जॉइंट्स। अगर मसल स्ट्रांग है
एक एज के बाद में आपको किसी के हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलने के लिए, चेयर पे बैठ के उठने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो। मसल्स काम करती हैं हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का। लोग वो स्मूदीज पीते रहते हैं, उनको लगता है स्मूदीज पी लेंगे। मसल्स लॉन्जेविटी का लॉन्जेविटी है हमारी, मसल्स हमारे लिए लॉन्जेविटी प्रोवाइड कराती है कि अगर आपकी मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा है, तो आपकी जो लाइफ है वो आप आराम से विदाउट मेडिकेशंस, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से दूर रहोगे। और जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं ना, वो सारी यही पहले हमें छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, वही अट्रैक्ट करती हैं फिर धीरे धीरे, स्मॉल साइंस होते हैं। तो वर्क स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही चाहिए। और अगर इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वेट उठाने में मुझे कोई मज़ा नहीं आता, डू सम अदर एक्टिविटीज़। योगा इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पावर योगा होती है, उसमें भी लोगों की मसल्स काफ़ी स्टिमुलेट होती हैं। उसके बाद में साइकिलिंग करना, रनिंग करना, दीज आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइजेस। स्विमिंग करना, कंप्लीट एक्सरसाइजेस स्विमिंग। तो अगर आपको ऐसा नहीं है जिम ही जाना है, आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फन एक्टिविटीज़। राइट, लेट्स टॉक अबाउट गट हेल्थ। आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है कि गट का ध्यान रखो, एंड गट हेल्थ के बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं कि योर फ्रेंडली गट पाउडर। सो हाउ यू विल डिस्क्राइब गट हेल्थ, एंड हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या इंक्लूड करें कि हमारी गट हेल्थ विल बी अ गुड। एंड अनदर थिंग इज, बोलते हैं कि गट हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, सो हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सी, पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि गट हेल्थ है क्या। राइट, हमारी माउथ से लेके हमारा जो पूरा अंदर का सिस्टम है, या दिस इज और कंप्लीट गट। राइट, हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इज कंप्लीट पार्ट ऑफ द गट। हम जहाँ से फूड इंटेक कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उस टाइम से जितना हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। गट हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ करना, गट हेल्थ की, हमारी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, दैट ऑल मिथ, वो नहीं होने वाली है। आप कुछ भी पिल खा के, कोई भी ड्रिंक पी के आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा नहीं कर सकते। आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल, व्हाट यू आर वॉचिंग, आप सो रहे हो, स्लीप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी गट हेल्थ पे। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। खाना, अगर हमारे खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड अगर खाना है आपका, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, टू मच ऑफ रेड चिली पाउडर है उसमें, ये अगर आप कंजप्शन आपका ज़्यादा है, तो वो गट हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता ही करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपके खाने की हैबिट ऐसी है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा खाते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो गट हेल्थ इफेक्ट होगी। अगर गट हेल्थ खराब है, वो पता कैसे चलेगा कि गट हेल्थ खराब है? आपको रेगुलरली एसिडिटी हो रही है, आप खाना खाते हो और मोशंस आपको ठीक नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कि यार, एक कंप्लेंट रहती है कि पेट ठीक नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट साइन कि आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, कि आपका पेट ठीक नहीं है। यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, मॉर्निंग में आप फ्रेश हो गए, यू आर ब्लेस्ड पर्सन, सीरियसली। आप तब आपकी गट हेल्थ परफेक्ट है कि आप यू आर डन, मॉर्निंग में यू आर डन एंड यू आर रेडी टू गो, कि आपको एक्टिव फील हो रहा है। सुबह उठ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग योर स्टमक क्लियर, पेट साफ नहीं हो रहा है आपका, उठा नहीं जा रहा है, लेजी फील होता है दिन भर में, क्लियर साइन दैट योर गट हेल्थ इज नॉट गुड। ठीक है, कैसे इसको फिक्स करना है? आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सबसे प्रॉब्लमेटिक गट हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब कि सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस गट हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। गट हेल्थ स्ट्रेस, स्ट्रेस गट हेल्थ, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इस पर अभी आगे आके बात करते हैं। लाइफस्टाइल को फिक्स करना मतलब कि हमारी सर्कैडियन रिदम, जो कि अब बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ वर्क हमारी खराब हो चुकी है, कि हमारे उठने का टाइम है नहीं, सनलाइट हमें मिलती नहीं है, हमारी बॉडी फंक्शन ही सनलाइट और मूनलाइट से करती है। राइट, ठीक है, तो डार्क, जब हमारा मॉर्निंग होती है तो वेक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा फ़ोन सामने होता है। ठीक है,
तो फ़ोन अगर सामने है तो योर बॉडी सर्कैडियन रिदम इज डिस्टर्बटेड। अगर सर्कैडियन रिदम ठीक नहीं है तो आपकी गट हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। ठीक है? खाना, अगेन वही चीज़ कि आपको खाना अपना थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इफ़ योर स्टमक इज़ नॉट राइट, अगर आपको कुछ खा के ऐसा लग रहा है कि इसको खा के मेरा स्टमक अपसेट होता ही है, अवॉइड दैट, डोंट ईट दैट। 20s में इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। आप 20s में कुछ भी खा लो, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा बहुत हार्डली कभी कभी आपका स्टमक अपसेट होता है, लेकिन जैसे यू एंटर 30, यू हाँ, जस्ट सारी रीच 35, तो उस टाइम से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ द टाइम यू नीड टू स्टॉप। तब आपको अपना डाइट को, खाने को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। आई कंप्लीटली से कि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक करनी है, अवॉइड आउटसाइड फूड फर्स्ट। सेकंड, घर पे भी अगर घर का खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आपको दिन में फ्राइड खाना है और सुबह आलू के पराठे खाने हैं। बैलेंस इट। आलू के पराठे भी खाओ, अपने मनपसंद खाओ, आलू पूरी भी खाओ, लेकिन मॉडरेशन। वो आपका टाइम होना चाहिए उसका कि आपने सैटरडे को खाना है या संडे को खाना है। थर्ड, अल्कोहल। अल्कोहल इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर द गट। वंस अल्कोहल एंटर्स इन योर बॉडी, पूरी बॉडी का प्राइमरी फंक्शन होता है कि अल्कोहल को बाहर निकालना है, क्योंकि अल्कोहल इज द पॉइजन फॉर आवर बॉडी। बोलते हैं ना कि व्हाट इज योर पॉइजन, दैट इज एक्चुअली अ पॉइजन। तो बॉडी के लिए वो पॉइजन है। तो बॉडी में लिवर को पहले यही करना है कि पहले फ्लश दिस आउट, देन वी विल डू अदर थिंग्स। तो इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, मॉडरेशन कुछ नहीं है। अल्कोहल इतना पियो, सब खराब है आपकी बॉडी के लिए। वो कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। लोग बोलते हैं ना सेफ लिमिट है, ये पीने से, रेड वाइन पीने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। दोज ऑल आर, या मैं हफ्ते में 2 बार ही पीता हूँ बस। हाँ, या हफ्ते में 2 बार ही पीता हूँ और इससे बियर पीने से किडनी स्टोन्स ठीक हो जाते हैं। ये दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम द कंपनीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रेड वाइन के लिए और बियर के लिए इन्होंने बना दिए हैं ये लोग आर्टिकल छाप देते हैं और इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। कुछ नहीं, जहाँ भी अल्कोहल है वो कुछ कंट्रोल नहीं करता, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि हमें आर्टिकल्स और ये किसी ने लिख दिया। आजकल लोग पॉडकास्ट पे मैंने सुना है कि शराब पीने से ये आपका शरीर ठीक हो जाएगा। सारी वो ज़्यादा वो है, और दैट टू इट्स कमिंग फ्रॉम लेडीज, लेडी, राइट? तो कोई भी बोले, लेकिन दैट इज नॉट राइट। तो आप फ्राइडे को पियो, अच्छा लगता है। फ्राइडे को पियो, अच्छा होगा। या फिर कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाते हैं। ऑल इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ लिमिट अल्कोहल की जीरो है। ये गट हेल्थ को खराब करता है। आप स्लीप की बात करते हैं, स्लीप कैसे गट हेल्थ को खराब करती है? इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप का मतलब है कि रात को 2 बजे सोना और सुबह 10 बजे तक सोना इज़ नॉट स्लीप। कि हम तो 8 घंटे सो लेते हैं, तो 8 घंटे वो स्लीप नहीं है। आपको टाइम से सोना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के हिसाब से हम थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं उसको कि ठीक है 8-9 बजे सोना इज़ नॉट पॉसिबल। 11 ओ क्लॉक भी अगर आप सो रहे हो तो 11 टू क्लॉक सोने का मतलब है कि आपका फ़ोन बंद हो जाना चाहिए। आप जाके बेड पे सो जाओ, लेटो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्लीप, आपको नींद नहीं आ रही है, रीड अ बुक। टेक्स्ट पढ़ने से नींद आती ही है, दैट इज प्रूवन साइंस। वो हम सबके साथ हो चुका है ना? तो दैट इज प्रूवन साइंस। तो टेक्स्ट पढ़ो, दैट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, रिलैक्स योर ब्रेन, बिकॉज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर टेकिंग रेगुलरली। बहुत इंफॉर्मेशन है जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। आवर ब्रेन नीड्स रेस्ट। तो वो रात का जो रेस्ट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अर्ली you go to bed like 11 o'clock, you will get deep sleep at least for 1-2 hours in between. वो deep sleep ही हमारी बॉडी को हील करती है। आई थिंक जब हम रात को, मेरे साथ भी होता है, जब रात को हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं तो हमें बहुत टाइम भी लगता है सोने के लिए, क्योंकि हमने स्क्रॉल करके रख तो दिया फ़ोन, बट वही हाफ एन आवर 45 मिनट्स हमारे माइंड में वही सारी रील्स चलती रहती हैं, हम उसी को ही प्रोसेस करते रहते हैं। एंड जब वो प्रोसेसिंग ख़त्म होएगी, जब वो हमारा ब्रेन दोबारा से सेट लेवल पे पहुंचेगा, देन हमारा थोड़ा नींद में जाएंगे। दिस इज डोपामाइन हिट, हमें वो चाहिए। एक्चुअली क्या है, सी हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, वी नीड सेटिस्फैक्शन, डोपामाइन, प्लेजर। ठीक है, पहले ये सेटिस्फैक्शन, इस प्लेजर को करने के लिए क्या होता था कि आपको ट्रैवल करना है, कहीं दूसरी जगह पे जाना है, वहाँ जाके कुछ फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई क्रिकेट मैच देखना है, वो उसका प्लेजर है। या फिर कोई क्रिकेट खेलता है तो अपने घर से जाएगा, वहाँ जाके क्रिकेट खेलेगा, देन ही विल गेट दैट डोपामाइन हिट। उस डोपामाइन हिट के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। अब वो डोपामाइन हिट आ गई है हाथ में,
ठीक है, इट्स वेरी इजी टू गेट दैट हिट, प्लेजर मिल रहा है आपको, तो बॉडी हमारी उस तरह से फंक्शन करती है कि कुछ ना करना पड़े, ठीक है, एनर्जी सेव कर रहे हैं हम तो बॉडी इज वेरी स्मार्ट, सो इट्स कंजर्विंग द एनर्जी, डोपामिन हिट आ रहा है, सब कुछ हो गया। सो अब हम बड़ी चीजें करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं, वो अंदर से नेचुरली नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, दे आर स्क्रोलिंग, इट्स वेरी बैड, वो पता नहीं चल रहा है लोगों को कितना खराब है। मैं कभी कभी इंटरवीन कर देता हूँ, लोग मुझे बुरा समझते हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो भाई, इट्स वेरी बैड। और वो एग्जाम्पल हम ही लीड करेंगे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्टॉप यूजिंग, स्टॉप स्क्रोलिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज उनको लगता है दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो वो करना जरूरी है। डोपामिन हिट दो चीजों से आ रहा है, या तो आप स्क्रोल करके गेट दैट इंस्टेंट डोपामिन हिट, या फिर विराट कोहली को वो कल 100 बना के डोपामिन हिट मिला है। अगर विराट कोहली स्क्रोल करता रहेगा, आई डोंट थिंक कि वो चीज अचीव कर पाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेन फंक्शन। वो उसको डोपामिन हिट तभी मिल रहा है जब वो 100 बना रहा है, अपनी टीम को जिता रहा है। सी द डिफरेंस, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना, एक क्रूशल मैच में 100 बनाना, और रील स्क्रॉल करते हुए बस वो इंस्टेंट डोपामिन हिट लेना, ये लोगों को बहुत बुरा लग जाता है ये बात, बिकॉज दिस इज रियलिटी। जहां भी आप रियलिटी बोलोगे वहां लोग बुरा मानेंगे। एग्री, आई थिंक इसके ये स्क्रोलिंग की वजह से यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, यू आर वेस्टिंग योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी, यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, सी इट्स रिलेटेड टू अडल्ट कंटेंट, पॉर्न, राइट? इट्स वेरी इजी नाउअडेज। अब अगर बहुत साल पहले की बात करें, जब फोन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, टू वॉच अ फीमेल विदाउट क्लॉथ्स for a man it's very difficult, you need to be king, right? you need to be king, आपको कोई सिलेक्ट करना है कि हाँ आप मेरे आ जाना, मतलब ये वो वाली थी, वही था कि किंग होता था वो किसी को भी अपने साथ लेके चला जाता था, राइट? इफ यू आर ए पर्सन हु इज जस्ट डूइंग नथिंग, आप खुदाई कर रहे हो, खेती कर रहे हो, आपके पास ये लग्जरी नहीं है जब तक आपकी शादी नहीं है। कम टू दिस पार्ट, टाइम, इट्स वेरी इजी, you just open your phone, you watch anything, right? आप देखो एफर्ट्स, एक तरफ किंग बनना था सेम चीज को करने के लिए, सी दिस इज मेल मेंस फिजियोलॉजी, मेल फिजियोलॉजी, मेल्स आर विजुअली ओरिएंटेड, फीमेल्स आर नॉट। किसी भी फीमेल को वो नहीं होता, किसी फीमेल बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, दे सी थिंग्स, दे आर ओके, दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द ब्रेन, बट इन मेल्स दे आर मोर visually oriented, right? It's very easy to nowadays कि आप खोलो फोन, आप you can see anything. Instagram की एल्गोरिथम तो ऐसी है कि आप नहीं भी देखोगे तो भी वो आ ही जाएगा। तो सोचो, एक तरफ आपको राजा बनना था वो चीज देखने के लिए, now you can watch anything, see how your brain is messed up, how badly it's messed up for a kid, for a developing brain, how it is bad, and that is inhibiting that brain to do more bigger things, right? So that is very problematic. This is the time we need to discuss this. अगर हम अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, डेफिनेटली होंगी। सी पीपल आर गेटिंग वेरी डम बिकॉज ऑफ द फोन। इट्स वेरी इजी टू चेंज द ओपिनियन। आप हर महीने अपनी ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। आइडल्स कौन थे? आइडल्स वो थे, अगर हम इंडिया की बात करें, जिन लोगों ने अपने लिए, देश के लिए जान दे दी, भगत सिंह, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद, अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने कुछ किया कंस्ट्रक्टिव, सोसाइटी में चेंज किया, देन दे बिकम हीरो। नाउ एक लड़का आता है जो अपना एक अलग माइंडसेट से आता है, ही इज स्मोकिंग गांजा, ही इज नाउ बाबा। हाँ, ठीक है, हम ऐसे लोगों को आइडल्स नहीं बना सकते। और उसने बोल दिया कि इंडिया हारेगी, तो मतलब वो इतनी ज्यादा हेडलाइन बन गई। सी द चेंज कि लोग अब अगले महीने कोई और आ जाएगा, and people will be following those people, those guys. अब तो शुक्र है कि इंडिया जीत गई, अगर हार जाती तो just think of that बाबा। Now they are, मतलब उसका तो तीर्थ स्थान बन जाता। Now he is changing the statement कि मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोला था, ठीक है, let's beat them, we'll see. हाँ, let's see that. That is the point is कि हम अपने ओपिनियंस को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, हम अपने थिंकिंग पैटर्न को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। आप जितना जल्दी चेंज करोगे, it's beneficial for them, they are getting views, they are getting and the product is you because it's free, yeah, right.
And next, how's gut health related to mental health? It's very much related. If your gut health is not right, see, mental health issues आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को है, ठीक है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, आई गॉट 100 ऑफ देम कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब, और एक फेज में होती ही है. आपका एक फेज आता है लाइफ का जिसमें आपको एंजाइटी होगी, एंड दैट इज राइट. कि आप 20s में हो, उस टाइम पे हार्मोन्स इतने पीक पे हैं हमारे, तो एंजाइटी होना, मूड्स में बहुत चेंजेस होना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट अगर एंजाइटी आपकी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक लगातार हो रही है, देन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप नाउ यू विल गेट द डिप्रेशन. डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, फिर कमिंग आउट आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब इट्स डिप्रेशन. खुद से भी नहीं पता चलता है यू आर इन डिप्रेशन. गट हेल्थ का क्या रोल है? सी, व्हाट वी आर, व्हाट वी ईट इज ट्रू. कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं. हम जो, अब एक चीज़ और ऐड हो गई, जो हम देखते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं, ठीक है. इफ योर गट हेल्थ, सी दिस ब्रेन एक्सेस इज देयर, कि हमारा ब्रेन और गट रिलेटेड है. जो बटरफ्लाई इफेक्ट यू गेट, है ना, जब कुछ चेंज होता है लाइफ में, कुछ होता है, तो यू गेट दैट फीलिंग. सो इट्स रिलेटेड. अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो इट वेरी बैडली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. इसलिए बोलते हैं कि आपको अपने पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पुराने लोग यही बोलते थे कि आपका मुझे ना सर दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ. वो पता है क्या बोलते थे? तेरा पेट साफ नहीं हो रहा है. वो उस टाइम पे उनको रूट वो चीज़ें नहीं पता था कि क्या है, लेकिन वो दे न्यू इट कि इट्स बिकॉज ऑफ द स्टमक. तो वो बेस है. आप पहले अपनी गट हेल्थ पे ध्यान रखो अगर आपको अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना है तो, ठीक है. अब लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत आती कि हम तो खा ही नहीं पाते, गट हेल्थ को कैसे ठीक रखें. सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने खाने को पे ध्यान रखना है कि आपको हेल्थी ईटिंग रखनी है. अगर पहला स्टेप बोलो तो बाहर का बंद करके अपने घर का खाना स्टार्ट करो सबसे पहले. फिक्स योर स्टमक फर्स्ट. And how alcohol affect gut health? बहुत बुरी बहुत तरीके ज़्यादा, अभी बात करिए Yeah. हमने कि it's And very how bad. alcohol and smoke affect oral health? Because that is what your Yes. specialty is. See, एल जो भी हम सबसे पहले अपने माउथ के अंदर पुट कर रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं, इट ड्रास्टिकली अफेक्ट्स आवर टीथ और ओरल हेल्थ. एंड Yeah. अल्कोहल गम्स, टीथ, हमारे ओरल म्यूकोजा, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. इट बर्न्स द ओरल म्यूकोजा. लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अल्कोहल. सो इट अफेक्ट्स द ओरल हेल्थ वेरी बैडली. इट क्रिएट्स मोर एसिडिटी इन द स्टमक. अब वो कभी कभी लोगों को रिगर्जिटेशन की हैबिट प्रॉब्लम हो जाती है. रिगर्जिटेट होगा, वो एसिड वापस मुंह के अंदर आएगा, देन इट अफेक्ट्स द एनामल. Yes. ठीक है. बहुत लोगों को सीवियरली एनामल इरोजन हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टमक एसिड. स्मोकिंग, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज स्मोकिंग. क्योंकि सी, इट्स, अगर यहाँ की बात करेंगे, इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर, पूरे इंडिया में AQI कोई अच्छा तो है नहीं. पूरे इंडिया में ही AQI बैड ही है. अगर 100-150 भी है, दैट इज ऑल्सो इन सिवियर कंडीशन. क्योंकि सर्दियों में 1000 हो जाता है दिल्ली एनसीआर में, तो हम सोचते हैं कि गर्मियों में 100 हो गया, चलो इट्स गुड. नो, इट्स नॉट गुड. आइडियली तो 10-15 के करीब होना चाहिए. Absolutely. तो अगर AQI इतना खराब है, इज इक्वल टू स्मोकिंग सिगरेट्स, एंड यू आर स्मोकिंग सिगरेट, देन यू आर हार्मिंग मोर टू योर बॉडी. स्मोकिंग हर एक बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है. हर एक पार्ट. कोई ऐसा पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का जो इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग. ओरल हेल्थ, म्यूकोजा, हमारा थ्रॉट, हमारा स्टमक, गट, बोन्स, मेल हेल्थ, सेमेन काउंट, सॉरी स्पर्म काउंट, तो सारा इफेक्ट नेगेटिवली होता है. रेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, PCOD, PCOS. वुमेन आर मोर स्मोकिंग नाउअडेज. बहुत ज़्यादा. हाँ. मतलब वेपिंग, मतलब आई हैव सीन गर्ल्स जो जिनके हाथ में वेप है एंड वो कंटिन्यूअसली वेपिंग कर रहे हैं. मतलब वो वेप नीचे हो ही नहीं रहा है. मतलब आई फील के अभी तो यू आर सो यंग यार. मतलब अभी यू आर इन 20s एंड यू आर कंटिन्यूअसली वेपिंग. क्या असर होगा फ्यूचर में जाके? यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दिस. सी, स्मोक किसी भी फॉर्म में, वेप या फिर टोबैको, ये दोनों हार्मफुल हैं और वुमेन की बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. वाई? सी, वुमेन बॉडी में हार्मोन्स मंथली चेंज होते रहते हैं. इतनी सारी फेजेस आती हैं, ठीक है. ओव्यूलेशन भी हो रहा है,
फिर उसके बाद में पीरियड्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से वो एंडोमेट्रियम बनेगी, वापस से बॉडी हार्मोन्स उसको प्रिपेयर करेगी अगले मंथ के लिए. राइट. अंडरस्टैंड योर बॉडी फॉर ऑल द वुमेन. अंडरस्टैंड योर बॉडी. आपकी बॉडी में पूरे टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है. एक नॉर्मल फंक्शन तो है ही, फिर उसके एक एडेड फंक्शन चल रहा है. हैविंग ए यूट्रस इज अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. यू आर स्मोकिंग, फिर उसके बाद में वेपिंग, इट्स एडवर्सली इफेक्ट. पीसीओएस, पीसीओडी डाइट की वजह से और इन हैबिट्स की वजह से अब बहुत यंग जनरेशन में होने लगी. एंड इट्स विद एवरी गर्ल, मतलब हाँ. इतनी ज्यादा Early कॉमन age है अर्ली एज में. Early age एवरी अदर गर्ल हैज सबसे दिस मेन प्रॉब्लम. फैक्टर है जंक. अगर हम इसको निकाल दें अभी कि सब तो नहीं स्मोक करते बच्चे, राइट. ठीक है. जंक फूड, पैकेज्ड फूड, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है. पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से. पैकेज्ड की क्रेविंग्स के नाम पे खाते रहते हैं, या फिर खाना नहीं खाना एक्चुअल ज़्यादातर गर्ल्स में ही होता है कि ये खा लेते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल है. सी द पैकेट ऑफ चिप्स, यू आर गेटिंग मोर कैलोरीज, मोर इन्फ्लेमेशन एंड नथिंग एल्स. और कुछ नहीं मिल रहा. खाने से तो कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है. तो वो मेजर फैक्टर बनता चला जा रहा है. हम शुगर को बदनाम करते हैं ना कि शुगर 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 शुगर, कि मीठा खाने की वजह से हो रहा है. मीठा तो बाद में आता है, पहले ही हमारी लाइफ में ये चीज़ें आती हैं जो इजी फूड है. जंक. रोल ऑफ स्ट्रेस इन वेट लॉस. स्ट्रेस इज अनदर. यस. स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस एक इंटीग्रेटेड पार्ट है लाइफ का, ठीक है, सबकी लाइफ में. कि आपको स्ट्रेस है ही. काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, अपना स्ट्रेस है, कोई पर्सनल. तो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है. और स्ट्रेस सही है कि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है स्ट्रेस. बट इफ यू आर गेटिंग टू मच ऑफ इट, देन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक. वेट लॉस में अगर आप दिन में इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, आप इस चीज़ का स्ट्रेस लेते चले जा रहे हो, एंड यू आर नॉट डूइंग पॉजिटिव, यू आर नॉट डूइंग कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स उसको करने के लिए, तो नहीं होगा. नंबर 2, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हो, स्ट्रेस में वेट लॉस नहीं होता है. क्यों? क्योंकि योर बॉडी इज अंडर उस फेज में होती है कि हम ऑलरेडी इन डेंजर में हैं. स्ट्रेस बॉडी के लिए हमारे ऐसे फील करता है कि हमारी बॉडी को डेंजर में है, लेट्स स्टोर द फैट. फैट स्टोर कर लेते हैं कि शायद फ्यूचर में ना अभी मिलेगा नहीं फूड. स्ट्रेस में ये होता है, एक प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है बॉडी. तो स्ट्रेस पे इसीलिए फैट गेन होता है और ज़्यादा. फिर क्रेविंग ज़्यादा होती है कि और कुछ खाते हैं, आपको जो खाना है वो टेस्ट ही नहीं आएगा. Eating disorders also are happening a lot these Eating days. Psychological eating and psychological craving हो रही है मुझे. अब ये word भी बहुत ज़्यादा fancy बन गए हैं. फैंसी वर्ड्स तो बना दो कोई किसी भी एक टर्म के लिए, एंड देन पीपल आर फॉलोइंग इट. साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स है इसलिए क्योंकि 2 रीज़न है इसके. एक साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स का है कि यू आर नॉट डूइंग प्रोडक्टिव, यू आर जस्ट मेकिंग अप थिंग्स इन योर हेड. आप प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, यू आर नॉट हैविंग एनी पर्पस. अगर आपके पास कोई पर्पस है करने का कुछ काम को, ठीक है, तो दैट इज मोर मोटिवेटिंग फॉर यू कि आप मुझे वो करना है, वो अचीव करना है, ठीक है. अब साइकोलॉजिकल आप दिमाग के अंदर एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बनाते चले जाओगे, डेफिनेटली यू विल गेट द क्रेविंग्स, क्योंकि यू नीड डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन खाने से, डिस्ट्रैक्शन तो सबसे अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. एक चीज़ वो है. दूसरा, लैक ऑफ वर्कआउट. आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन उतना नहीं हो पा रहा है ठीक से, ठीक है. या तो आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, बॉडी में सर्कुलेशन फीट में जा रहा है, हेड की तरफ जा ही नहीं रहा है. तो आपको जब तक आपके हेड में सर्कुलेशन नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा, और यू विल फील गुड. और आप फील गुड नहीं होगा तो फिर क्रेविंग्स भी ज़्यादा होंगे. तो अगर आप एक एंगेजमेंट करते हो, अर्ली एज से ही स्टार्ट करते हो, अगर आप मोटिवेटेड हो. और मैं एक मैसेज पेरेंट्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं. यू स्टार्ट वर्किंग आउट. बच्चे देख के ही फॉलो करते हैं. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, इफ यू आर अनहेल्थी, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे. एटलीस्ट आप अभी चेंज अभी तक नहीं किया है, आप चेंज करना स्टार्ट करो. सेट एन एग्जाम्पल एंड सी द चेंज. Yes, I think it's very very important. जो हम करेंगे वही बच्चा करेगा. अभी हम वही ही खुद follow नहीं करते करते हैं, हम ही खुद ही स्ट्रेस में, अच्छा चलो आज हमें भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बाहर चलते हैं खाने के लिए.
चॉकलेट्स खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, ये बना लेते हैं। आई थिंक वो सब बच्चे भी फॉलो फॉलो करेंगे। करेंगे। वंस इन अ वाइल इज अ गुड, वंस इन अ वाइल इट्स गुड, गोइंग आउट ईटिंग विद फैमिली इट्स गुड, बट एक रूटीन में हमारे डिसिप्लिन होना चाहिए। वो एंड इफ जरूरी है। समबडी इज सफरिंग टू मच फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, उनके लिए वेट लॉस बिकम्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर सी इफ़ यू आर गेटिंग एंजाइटी रेगुलरली। पहले तो एंजाइटी की बात करते हैं कि अगर एंजाइटी आपको ज़्यादा हो रही है तो आप फिटनेस तो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर नॉट फिट फ्रॉम हियर। मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर अलोन, अलोन मतलब कि um, आपकी शादी नहीं हुई है, आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो और रिलेशनशिप इश्यूज हैं आपको लाइफ में, पेरेंट्स से आप ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते हो इस बारे में, और आपको ऐसा लगने, और अभी आप बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। फोकस ऑन योर थिंग्स कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या करना चाहते हैं। अगर ये क्लियर होगा तो आपको खुद से ही एंजाइटी लेवल्स आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप इश्यूज वाले जो हैं वो बहुत छोटे लगेंगे आपको। एक्चुअली उस एज में ही सारी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं, right? लेकिन पहले प्रायोरिटाइज करो अपने आप को कि आपको अपनी लाइफ में अपने लिए क्या करना है। आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, कि इस रिलेशनशिप में फंस के, क्योंकि आजकल यंग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और रीज़न यही है कि दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड मेंटली। क्यों? क्योंकि एक तो क्लियर नहीं है कि खुद से क्या करना है, दूसरा दे आर विद सम पर्सन जो उनको हेल्प नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है या कर रही है, एंड दे आर मेसिंग अप देयर हेड। पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स समझेंगे नहीं, तो एटलीस्ट मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। पहली चीज़ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका गोल क्लियर है। इफ़ यू आर हैविंग ए पर्पस देन यू विल बी क्लियर फ्रॉम हियर। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होता है इफ़ यू हैव अ पर्पस टू लिव। पर्पस टू लिव का मतलब यही है कि आपको 10 साल में क्या करना है। मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर कोई पॉडकास्टर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, जो भी है, सेट अ गोल। ये है यंग बच्चों के लिए। दूसरा पेरेंट्स के लिए कि लिसन टू योर किड्स, लिसन टू योर, इफ़ योर सन डॉटर कुछ बात करना चाहती है तो इतना फ्रीडम होना चाहिए पेरेंट्स के, जाके बोल सके कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, ये लड़की ने मुझे परेशान किया बुली है, हुए हैं अभी, कितने बुली हुए बुली की हैं। वजह से अभी हाँ, कितना प्रॉब्लम हुआ है। वो ज़रूरी है कि सी एंजाइटी बहुत कम हो जाती है जब आप किसी से बात कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बात करते हैं ना, दे जस्ट लिसन टू यू। तो नॉन जजमेंटल स्पेस इज वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट। They listen to you. यस। If you can find someone who can listen to you, that is best. आजकल रिलेशनशिप्स की वजह से लोगों में, यंग पॉपुलेशन में, यंग जनरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि वो रिलेशनशिप कंडीशन चल रही है। उन्होंने एक पजल कर रखा है उसको, और वो पजल दिमाग में भी है, तो वो क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट दोज थिंग्स। वो क्लियर करना ज़रूरी है। मेक्स योर सेल्फ प्रायोरिटी फर्स्ट। आई थिंक फॉर मॉम्स के लिए जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी गुजर रही हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम वेट इश्यूज, बिकॉज आप बेबी को डिलीवर किया है, वेट भी बहुत हाई है, एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी गुजर रही हैं, उनके लिए भी एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना या अच्छा खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो प्रेगनेंसी का मतलब, लोगों ने प्रेगनेंसी होते ही ना, लोगों का ऐसा लगता है क्रेविंग्स। हाँ, पहली उसमें चीज़ उनके जितना माइंड में मन करे कि उतना हम खा तो ये लो। खाएंगे, ये खाएंगे, नहीं। उस टाइम पे आपको और ज़्यादा फोकस करना है अपनी हेल्थी डाइट पे। ठीक है, क्रेविंग्स ठीक है, आप बीच बीच में खाओ, लेकिन उस टाइम पे आपकी लाइफ में अगर कभी डिसिप्लिन नहीं रहा ना, उस टाइम पे डिसिप्लिन बना लो। क्यों? रीज़न ये है, एक तो आपके बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। क्योंकि अगर उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया अनहेल्थी वाला, जो कि आपने शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स उसको ऐड कर करके किया है, देन यू विल गेट योर बॉडी। सी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र करती है बॉडी। इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ ए वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी। बॉडी सेम नहीं रहती है। अगर आपको वो सेम रखना है, आपको वापस बैक टू नॉर्मल आना है, आप वो 9 मंथ्स तो बिल्कुल अपना फोकस करो अपने अच्छे खाने पे। उससे 2 बेनिफिट्स होंगे। एक, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम से कम होगी, क्योंकि वो बहुत रिलेटेड होता है खाने पे।
अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, यू विल गेट मोर चांसेस कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा। और दूसरा, बैक टू नॉर्मल आने में आपको ईजी रहेगा, क्योंकि बहुत से वुमेन के वो पाउच बन जाता है, Yeah. क्योंकि वो इसीलिए बनता है क्योंकि आपने जो खाया है खाना, वो अनहेल्थी फूड, टू मच ऑफ कैलोरीज, दैट इज नॉट हेल्थी फॉर यू। तो वो ज़रूरी है। वर्कआउट गायनोकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बात करके करो, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे उस ड्यूरेशन में करना है। पोस्ट पार्टम 6 मंथ्स के बाद में यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट। 6 महीने के बाद में आप लाइटली आप स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर ए ईयर आप वेट ट्रेनिंग, जिम सब कुछ कर सकते हो। I think living a healthy lifestyle is these days a luxury होने वाला है. Yes, Whoever is living a healthy healthy lifestyle, lifestyle and going to gym, who is not taking any any pill. medication. Yes, Yeah. medication. That is the luxury. Thank you so much, Dr. Pulkit, for such an enlightening session. Thank you so much.